नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। फरवरी का महीना विज्ञान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से खास महत्व रखता है। कैलेंडर में इस माह के पन्ने को आकाश माना जाए तो कई तिथियां दूर टिमटिमाते तारों की तरह नजर आती हैं, हमारे देश की कई विभूतियों के योगदान का स्मरण कराते हुए। और योगदान भी ऐसा जिसे देखने के लिए आपको टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान जीवन के विविध क्षेत्रों में ये सितारे, ये विभूतियां आज भी हमारे विज्ञान विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। प्रमुख रूप से गणितज्ञ और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट आचार्य एस.एन. बोस, रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर डी.एस. कोठारी, एथनोबॉटनिस्ट जानकी अम्माल, खगोल भौतिकी शास्त्री मेघनाथ साहा, भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक बुनियाद के निर्माताओं में से एक शांति स्वरूप भटनागर, चिकित्सा वैज्ञानिक उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी और पैथोलॉजिस्ट शंभुनाथ डे हमारे अनुसंधानकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे, खासतौर से युवा पीढ़ी के लिए। युवाओं के चहेते माध्यम रेडियो का कला के अलावा विज्ञान से भी गहरा संबंध है। विश्व रेडियो दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि आज डिजिटल प्रौद्योगिकी ने कार्यक्रमों को वैश्विक स्तर तक सुगमता से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें दुनिया भर के विज्ञान आधारित कार्यक्रमों के प्रसारण कर्मियों के अनवरत प्रयास भी शामिल हैं। इस पत्रिका के प्रसारण से एक दिन पहले आलेख तैयार करते हुए सहज ही कैलेंडर में तारीख पर नजर पड़ी। 22 फरवरी या अंकों में 2202-2022 श्रीनिवास रामानुजन होते तो इस अंक रचना पर एक दिलचस्प समीकरण ही बना लेते। आइए देखते हैं वसंत ऋतु में इस अंक काव्य छंद को एक प्रसारण कर्मी अपनी कल्पना से किस अंदाज में निहारता है। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, कार्यक्रम अधिकारी, आकाशवाणी दिल्ली। एक संख्या जिस पे हमारा ध्यान जा रहा है, कभी कभार हम लोगों के साथ कोई ना कोई पैटर्न ऐसा बनता है तारीखों का जिसको लोग शेयर करते हैं। ऐसा ही एक पैटर्न है 22 फरवरी 2022, जिसके अंदर जो सम संख्या 2 है वो बार बार रिपीट होती है, 22022022। एक पैटर्न बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रही है, एक सीरीज बन रही है इसके अंदर। जिस तरह हम जानते हैं कोई भी सीक्वेंस कैसे बनती है, या तो एडिशन से बनेगी, या सब्ट्रैक्शन से, या मल्टीप्लिकेशन से, या डिवीजन। कोई कॉमन नंबर होगा जो उसके अंदर ऐड होगा, या उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, या उस कॉमन नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या हम उसको डिवाइड करेंगे, तब वो सीक्वेंस या सीरीज बनती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम 22 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 20 हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से फिर 22 आ गया, यानी कि जो अगला नंबर होगा उसको, उस पैटर्न को समझने के लिए कि यहाँ आगे कौन कौन से नंबर आएंगे, तो दोबारा से 02 आएगा और उसके तुरंत बाद फिर 20 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक पैटर्न बनता है। जैसे हम देखते हैं किसी भी डिजाइन के अंदर एक पैटर्न होता है, चाहे हमारे कपड़ों का पैटर्न हो, चाहे हम फ्लावर्स देखें वो एक पैटर्न में होते हैं। जब हम किसी स्टेडियम के अंदर या किसी हॉल के अंदर लोगों को बिठाने की कोशिश करते हैं, अगर हमें उसका डायमेंशन पता हो, उसका एरिया पता हो, तो हम बता सकते हैं कि कितनी रो, कितनी कॉलम्स बनेंगे और इसमें हर रो में, हर कॉलम में कितने कितने लोग बैठ सकते हैं। इस तरह का मैथमेटिक्स, इस तरह के नंबर्स हमें ये सब समझने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये वैसा ही एक पैटर्न है। एक समय था, एक जमाना था जब 14 फरवरी जैसी तिथियों को युवाओं के परस्पर अंतरंग संवाद में चांद, तारे, आसमां इत्यादि खगोल इकाइयां उनके अंतर वसंत का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थीं। वर्तमान काल में हमारे देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने वसंत ऋतु मनाया देश को एक नायाब तोहफा देकर। हाल ही में इसरो के श्रीहरिकोटा से PSLV C52 के माध्यम से EOS-4 और 2 अन्य सैटेलाइट्स का सफल प्रक्षेपण किया। अल्मोड़ा स्थित आकाशवाणी के हमारे सहकर्मी प्रतुल जोशी ने पहल की
नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर राजकुमार से ये जानने की कि अन्य क्षेत्रों के अलावा कृषि क्षेत्र को इस प्रक्षेपण से क्या लाभ मिलेगा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा साहब, जो कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसरो ने सन 2022 का अपना पहला जो प्रक्षेपण किया, ये 3 सैटेलाइट्स का किया। EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 का किया। इसके अलावा इंस्पायर सेट-1 और साथ ही तीसरा INS-2TD, जिसको हम कह सकते हैं INS-2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो जैसी खबरें हम लोग पढ़ रहे थे कि जब सक्सेसफुल लॉन्च हो गए सुबह 6:17 पर 14 फरवरी को, तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही मार्वलस कार्य हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसको किस तरह से मार्वलस कार्य के रूप में, एक अद्भुत कार्य के रूप में कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? रियली मार्वलस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये सैटेलाइट जो बहुत दिनों से हम लोग इसको प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, इस तरह का सैटेलाइट जो EOS 04 जिसको बोला जाता है, RISAT भी इसको हम बोलते हैं, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, इस तरह के सैटेलाइट की बहुत उपयोगिता है। कितने हमारे जो मंत्रालय हैं और कितने बाकी लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, उन सबके लिए इस तरह के सैटेलाइट की बहुत ही उपयोगिता है। सन के बारे में, कोरोनल हीटिंग जिसको बोलते हैं, उसकी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए EOS सीरीज है। इसके जो सैटेलाइट है यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये किस तरह विभिन्न मंत्रालयों को हेल्प करते हैं वहां के कार्यप्रणाली में, और खास करके इस बार के बारे में ये माना जा रहा है कि ये हाई क्वालिटी इमेजेस भेजेगा, जिसका उपयोग जो है कृषि के क्षेत्र में, वानिकी में, हाइड्रोलॉजी में, फ्लड मैपिंग में और प्लांटेशन में और सॉइल मॉइस्चर में हो सकता है। सैटेलाइट के माध्यम से दूर से करीब 500 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के दूरी से उसी चीज को हम बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। तो इसका उपयोग यही है एग्रीकल्चर में या कृषि विज्ञान में देखें तो कृषि विज्ञान में हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, मेनली की हमारी फसल के बारे में, और फसल कैसी होगी, कितनी होगी, और तरह तरह के अलग फसलों को मापना की जानकारी लेना। जानकारी के लिए हम सब सैटेलाइट का उपयोग करते हैं, जैसे हमने बताया ऑप्टिकल का भी उपयोग करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में या इस मौसम में हम नहीं देख सकते। तो उस टाइम के लिए जैसे राइस है, उसकी जानकारी वो उसी टाइम होता है, तो उस टाइम आपको अगर उसको रियली देखना है तो आपको इस तरह के सैटेलाइट या इस तरह के सेंसर की जरूरत पड़ती है। इस तरह की कई जो फसलों को देखने के लिए और उनके क्लासिफाई करने के लिए, डिफरेंट क्लासिफिकेशन करने के लिए पूरे भारत के देश में अगर देखना चाहें तो आपको इस तरह के सेंसर और सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और आपका जल्दी से देखना चाहे कि मतलब आगे क्या होने वाला है, कितना ईल्ड होने वाला है टोटल, कि ये सरकार को इसकी भी जरूरत पड़ती है कि कितना टोटल ईल्ड होगा, या क्रॉप ईल्ड जिसको हम बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर जिसको आर्द्रता बोलते हैं, कि नमी, कितनी नमी है आपके जमीन में फसल के लिए, उसको नापने के लिए भी इस तरह का सैटेलाइट और इस फ्रीक्वेंसी पे काफी उपयोगी होता है। तो ये एग्रीकल्चर पॉइंट से हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत आपसे हम लोग बात करते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। सभी विज्ञान विभूतियों के योगदान को नमन करते हुए चलते हैं इस माह की विशेष विज्ञान यात्रा पर। 28 फरवरी का सभी को बेसब्री से इंतजार है। दिन भी खास, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसी उपलक्ष्य में मिल आते हैं भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर S चंद्रशेखर से। डॉक्टर चंद्रशेखर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग इस साल खासतौर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर क्या प्लान कर रहा है, क्या योजनाएं बना रहा है? सभी श्रोताओं को नमस्कार। मुझे खुशी हुई कि हम फरवरी 28 को जो हर साल मनाते हैं, जिस दिन CV रामन ने जो रामन इफेक्ट हमें दिया, उसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज में पुरस्कार मिला था, हम इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। और DST ने इस साल अनाउंस किया था कि हमारा थीम होगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हमें सभी जानता है कि अभी जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, हमें लगता है कि अभी समुद्र की भी पानी का लेवल भी बढ़ जा रहा है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक एंड अदर थिंग्स। तो हमें ये सोचना है कि हाउ अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करें ताकि हम साइंस को आगे ले जाएं, लेकिन इसकी वजह से अपना प्लैनेट को नुकसान न हो।
सो दिस इज व्हाट वी वांट टू कन्वे टू ऑल अवर यंग पीपल कि हम ऐसे अप्रोच लेंगे कि पूरे साइंस के सभी सब्जेक्ट, जो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हम इकट्ठा मिलके काम करते हैं इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ, ताकि हम सस्टेनेबल फ्यूचर को आपको दे सकते हैं। ये हमारा मकसद है। हम सबको जानकारी है कि इस साल हमारा इंडिया का 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस सिलसिले में हमने फरवरी 22 से फरवरी 28 तक एक हफ्ते के समारोह में हमारा मंत्रालय और कल्चरल मिनिस्ट्री की मंत्रालय मिलके एक बड़ी जोरदार प्रोग्राम बना रहे हैं कि 75 इवेंट्स फॉर दो 7 डेज। इसमें 75 बड़े साइंटिस्ट के लेक्चर भी होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और हमें सब स्कूल बच्चों के साथ भी मिलजुल कर बात करने का भी मौका है, और शानदार क्लोजिंग सेरेमनी भी होगा इसके ऑन द लास्ट डे ऑफ द इवेंट्स, ताकि पूरा अपना देश के जो भी सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, वो सबको पता हो कि साइंस ने क्या शानदार कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं हमारा लिविंग के लिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। कैलेंडर पर एक और तिथि पर नजर रुकी, 11 फरवरी, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। और याद आया, पिछले दिनों प्रदत्त प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की फहरिस्त में एक अनमोल खगोल प्रतिभा के दर्शन हुए। वैसे यहाँ स्टूडियो में हमें अब टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुरस्कृत बिटिया रहती है सुदूर अमरकंटक मध्य प्रदेश में। करते हैं उन्हीं पर फोकस। शीर्षक है पापा, मुझे अपने नेक्स्ट बर्थडे पे टेलीस्कोप चाहिए। श्रोताओं, आपको याद होगा 24 जनवरी 2022 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 29 प्रतिभाशाली बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित किया था। और हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि इन बच्चों में एक छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक की थी, जिनका नाम है बनीता दास। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, बनीता को खगोल विज्ञान में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है इनोवेशन श्रेणी में। हमने जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक जाकर बनीता से बात की। बनीता, सबसे पहले तो हम सब की शुभकामनाएं आपकी इस सफलता के लिए। धन्यवाद। बनीता, आपकी रुचि खगोल शास्त्र में कब से थी? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक हमारी जानकारी है, आपको इनोवेशन कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है, तो बचपन की रुचि आपको यहां तक ले आई, या दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार पाने तक की अभी तक की यात्रा कैसी रही और ये किन किन चरणों से गुजरी? बचपन से मेरा जो इंटरेस्ट था वो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में था, स्पेस साइंस के फील्ड में था। मेरी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले सोलर सिस्टम से स्टार्ट हुई थी। सोलर सिस्टम के बारे में मैंने जाना, फिर धीरे धीरे मैं जैसे मेरे सभी बुक्स पढ़ते गई, सभी मैंने शोज देखे टीवी पे, तो धीरे धीरे मेरा जो नॉलेज है स्पेस साइंस को लेके वो बढ़ने लगा और मेरा इंटरेस्ट आने लगा इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि इसका जो मेन जो टॉपिक है स्पेस साइंस में वो ये है कि मिस्ट्रीज को सॉल्व करना। यूनिवर्स में बहुत सारी मिस्ट्रीज है, स्पेस साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकता है। सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि हमारा खुद का जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमंस कहाँ से आए, मनुष्य कहाँ से आए, ये पृथ्वी कैसी बनी, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमारा यूनिवर्स कैसा था। और इससे भी जो बड़ी बात यह है कि फ्यूचर में जब हम दूसरे प्लैनेट में जाके रहेंगे, दूसरे प्लैनेट में काम करेंगे, वहाँ पे हम कॉलोनीज बनाएंगे, तो उस चीज़ में भी स्पेस साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं अभी अपना जो फ्यूचर है इसी में बनाना चाहती हूँ। मेरा फ्यूचर एम है एक स्पेस साइंटिस्ट बनना, अपने कंट्री को सर्व करना स्पेस साइंस के फील्ड में। वर्तमान में किस विषय पर आपको इनोवेशन श्रेणी में प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया है? मेरा अभी जो मेन अचीवमेंट था वो था
अपना खुद का एक एस्ट्रॉयड सर्च करना। हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जनवरी 2021 में, खगोलशाला एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन। वो नासा का एक प्रोग्राम था और का जो मेन कोऑर्डिनेटर एक संस्था थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन, उनके अंडर डिफरेंट हमारे जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इसमें पार्ट लिया, दुनिया भर के सभी बच्चों ने इसमें पार्ट लिया। और ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, स्टेपिंग स्टोन था, एक फर्स्ट स्टेप था मेरे ड्रीम के लिए। खगोलशाला एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन, उसमें जो मेरा एक एस्ट्रॉयड सर्च हुआ, मेन इसी कारण से मुझे इनोवेशन की कैटेगरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। बट इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, जैसे मेरा एक और अचीवमेंट है इनोवेशन की फील्ड में अपना खुद का एक ऑटोमेटेड सैनिटाइजिंग स्कूल बैग बनाना। आपने बताया कि किसी रूप में आप नासा से जुड़ी हुई थी या नासा के सहयोग से भारत में आपने कुछ काम किया था। कैसा प्रोग्राम था और उसमें आपका जो सिलेक्शन था वो कैसे हुआ? ये जो प्रोग्राम था मेनली जो नासा का था, वो उसका जो नेम था खगोलशाला एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन नाम से। और हमारे दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस फाउंडेशन, मेनली उन्हीं के थ्रू हमें ये प्रोग्राम का प्रपोजल आया था। और जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्पेशली उन्होंने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया था। और मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये प्रोग्राम में सिलेक्ट किया गया अपने स्कूल की तरफ से। और इसके अलावा हमारे स्पेस फाउंडेशन के भी जितने साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी कि हम एक सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे। तो एक सॉफ्टवेयर जो है एस्ट्रोमेट्री का, उसको मैंने यूज़ किया अपने इस एस्ट्रॉयड को ढूंढने के लिए। और ये जो सॉफ्टवेयर था, इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही मैंने इमेज को एनालाइज किया। हमें इमेज जो थे टेलीस्कोप के, वो डायरेक्टली मिलते थे मेल पे। हमारा हवाई में एक टेलीस्कोप है, PS1 टेलीस्कोप, वहाँ से डायरेक्टली हमें इमेज सेट मिलता था और उसी इमेज सेट को एनालाइज करना पड़ता था, जो कि मैं उस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की हेल्प से करती थी। और उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से जब मैं एनालाइज करती थी, उसके बाद मैं अपना रिपोर्ट डायरेक्टली उनको मेल पे भेजती थी। आफ्टर 4 to 5 months मुझे इसका रिजल्ट मिला कि मेरा जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक प्रोविजनल डिस्कवरी हुई है। प्रोविजनल डिस्कवरी का मतलब एक कंफर्म डिस्कवरी, जो नासा ने जिसे स्पेशली कंफर्म किया है नासा के साइंटिस्ट ने। और अब उस ऑब्जेक्ट पे टोटल 6 years तक उसमें काम चलेगा, उसके सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाया जाएगा। तो बनीता, आपने अपने सॉफ्टवेयर में जिस ऑब्जेक्ट को देखकर उसके एस्टेरॉइड होने की संभावना व्यक्त की थी, वो वास्तव में एस्टेरॉइड निकला। जी सर। बनीता, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे आने वाले दिनों में हम बनीता दास का नाम देश के नहीं बल्कि दुनिया के शीर्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित विज्ञान प्रतिभा बनीता दास को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य दिनेश नामदेव, आकाशवाणी जबलपुर। विज्ञान और वैज्ञानिक पूरी दुनिया को, हमारे ग्रह को एक सूत्र में जोड़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे समग्र मानवता के लिए चिंतन का विषय हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण प्रतीत होता है टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा 16 से 18 फरवरी तक आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इस वर्ष की थीम है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट, इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन सत्र में सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे। 12 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या और जीवाश्म ईंधनों से होने वाले दुष्प्रभावों से भी हमारा ग्रह जूझ रहा है। हमारे देश की संस्थाएं और उपक्रम, हमारे वैज्ञानिक भी इसका मूर्त हल निकालने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मिल आते हैं फरीदाबाद स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक R&D वैज्ञानिक डॉक्टर SSV रामकुमार से और पूछते हैं उनसे एडवांस्ड व्हीकल बैटरीज की दिशा में चल रहे
नवीनतम अनुसंधान के बारे में श्रृंखला नव ऊर्जा गाथा के अंतर्गत। मैं खुद जिस गाड़ी में आया हूँ वो एक बैटरी चलित गाड़ी है, लेकिन मन में सवाल ये आता है कि पृथ्वी के पास क्या इतना पर्याप्त लिथियम, जिस तरह से बैटरीज बनती जाएंगी तो एक चिंता का विषय रहता है ये। तो रिन्यूएबल दृष्टि से देखा जाए अगर एडवांस बैटरीज की दिशा में संस्था क्या काम कर रही है? काफी अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देश में अगर प्रदूषण को कम करने के लिए ये भी एक मुहिम की दौर पे सारे ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिसी मेकिंग बॉडीज इस दिशा में काम कर रहे हैं कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। ई मोबिलिटी माने बैटरी चलित वाहन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो चलने वाली वाहनों से जो टेल पाइप से जो आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सब जो है बहुत ही टॉक्सिक गैसेस है। इसकी वजह से वातावरण की प्रदूषण फैलता है और वातावरण बिगड़ता है। उसको और एम्बिएंट एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक और जो ऑप्शन है ई मोबिलिटी। लेकिन ई मोबिलिटी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ई मोबिलिटी के लिए बैटरी केमिस्ट्री का इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाना और बैटरी हार्ट है। और बैटरी जब बात आती है तो कई किस्म की केमिस्ट्रीज के आधार पर बैटरीज बना सकते हैं और बन भी रहा है। तो आम केमिस्ट्री है लेड एसिड केमिस्ट्री, लेकिन लेड एसिड बैटरीज की अपनी सीमित लाइफ है। 1 साल के अंदर अंदर आपको बदलना पड़ता है। पावर भी इतना ज़्यादा नहीं है, एनर्जी डेंसिटी कम है, पावर डेंसिटी तो ठीक ठीक है लेकिन कम है। और सबसे बड़ी लिमिटेशन है लेड एसिड का कि वज़न ज़्यादा है। अब बैटरी की अपनी आप वज़न है, अगर एक गाड़ी को आप 4 लेड एसिड बैटरी का 50 एम्पियर्स का 4 लेड एसिड बैटरी लगा देंगे तो बैटरी का ही वज़न इतना हो जाता है कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी बिल्कुल कम हो जाती है, माइलेज कम हो जाती है। लेकिन लेड एसिड केमिस्ट्री के आधारित बैटरीज अभी बिल्कुल कॉस्ट एफिशिएंट है। अभी इस वक्त बैटरी लैंडस्केप में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव लेड एसिड है। बट उन तो अभी बन भी रही है और बनेंगे भी आगे भी। आपकी गाड़ी का लाइटिंग, जब आप भले ही आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती हो, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो इग्निशन के लिए और लाइटिंग के लिए गाड़ी के अंदर जो लाइट्स वगैरह है वो पेट्रोल से उत्पादित ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करते, वो बैटरी से जलाते हैं। तो इसको हम SLI बैटरी बोलते हैं, स्टार्टअप लाइटिंग एंड इग्निशन। तो SLI बैटरीज अभी भी लेड एसिड बैटरी का बोलबाला है, लेकिन एसिड है तो वो एनवायरमेंटली इतना सेफ नहीं है और उसकी लाइफ की एक लिमिटेशन है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए लिथियम आयन केमिस्ट्री आई है। लिथियम की एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है लेड एसिड के मुकाबले में, लेकिन बिल्कुल जैसे आपने ऑब्जर्व किया है कि लिथियम रिसोर्सेस सहज वनर के तौर पर लिथियम की रिसोर्सेस किसी 1 या 2 ज्योग्राफीज में सीमित है। तो अगर सारे लोग ई मोबिलिटी अपनाएं और फिर लिथियम बैटरी बेस्ड व्हीकल्स चलाने लगे, तो जैसे अभी हमारे देश में तेल भी नहीं मिलता, तो हम सारा तेल जो है 80% ऑफ जो क्रूड ऑयल है हम इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, मेजरली रशिया से करते हैं और कुछ नाइजीरियन अफ्रीकन नेशन से करते हैं, थोड़ा बहुत साउथ अमेरिका भी है, अभी US से भी लेने लगे हैं हम शेल ऑयल की तौर पर। तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी इन ज्योग्राफी से हटके अब लिथियम की इंपोर्ट करने में हम वही 2-3, यहाँ तो कम से कम 5-6 देश है या 5-6 ज्योग्राफीज है जहाँ से आप पिक एंड चूज करके तेल को अपने देश में ला सकते हो, लेकिन वहाँ तो सिर्फ 2 कंट्री है। वो वनर सारे किसी एक बड़े देश की चंगल में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ लीजिए। तो फिर आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी इधर से शिफ्ट होके उधर हो जाएगी। और निकल कैडमियम में कोई हेल्प नहीं कर सकता है इसमें? हाँ, निकल कैडमियम, खाली निकल कैडमियम अभी उनकी क्षमता इतना नहीं है कि वो सोलो बैटरी बनने लायक नहीं है, मतलब उस पर भी रिसर्च चालू है तो, लेकिन वो लैब स्टेज में है। तो इसीलिए इंडियन ऑयल और हमारे R&D सेंटर ने ये सोचा कि हम एक इंडिया सेंट्रिक केमिस्ट्री क्यों ना खोजा जाए। तो हमने काफ़ी लैंडस्केप पूरा साइंटिफिक तरीके से स्काउट किया,
फिर हमको इजराइल में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी से वास्ता पड़ा। ये इजराइल कंपनी वहाँ की एक यूनिवर्सिटी पेटेंट को लेके एक स्टार्टअप कंपनी बनाया और वो बैटरी है एल्यूमिनियम एयर। अब थोड़ा चर्चा हम एल्यूमिनियम के बारे में करते हैं। लिथियम के मुकाबले में लिथियम तो हमारे यहाँ 0% है फिलहाल, हालांकि अभी उसका भी यत्न शुरू हो गया कि क्या हमारे यहाँ लिथियम एज ए नेचुरल रिसोर्स मिल सकता है क्या, माइनिंग वगैरह एक्सप्लोरेशन जारी है। एक आध जगह से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आया, यहाँ के लिथियम रिजर्व हो सकते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, लेकिन अभी प्रोडक्शन लायक तो मेरे समझ में तो आया नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम तो पर्याप्त मात्रा में एक सहज वनर के रूप में इंडिया में अवेलेबल है और एल्यूमिनियम की माइनिंग काफ़ी मैच्योर इंडस्ट्री है हमारे यहाँ। पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इतने दिग्गज कंपनियां हैं, हिंडाल्को, नैल्को, बाल्को, उड़ीसा के ओर तो मतलब एल्यूमिनियम से भरा पड़ा है। और एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी भारत ने विश्व को सिखाया। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम, कल को आप एल्यूमिनियम इस्तेमाल करके बैटरी बनाएंगे और बैटरी एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट एल्यूमिनियम को वापस वर्जिन एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने की जो साइंस है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। लिथियम में अगर आप इंपोर्ट करके लिथियम बैटरी बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, जब एग्जॉस्ट हो जाएगा उस बैटरी वेस्ट को आप करेंगे क्या, क्योंकि रिसाइकिल टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर नहीं है उसका, तो वो भी एक लिमिटेशन है। और लिथियम टेक्नोलॉजी का टेम्परेचर ऑपरेबिलिटी, मतलब हमारे जैसे देश जो है ये टॉपिकल कंट्री है जिसमें वाइड टेम्परेचर वेरिएशन है, एम्बिएंट टेम्परेचर वेरिएशन, सारी टेम्परेचर्स में उसकी क्षमता कम ज़्यादा होता है। तो एल्यूमिनियम जो है उसकी वाइड टेम्परेचर ऑपरेबिलिटी है, तो इसीलिए हमने सोच समझ के एल्यूमिनियम एयर पे ध्यान किया हमने और उस कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेशन किया। अभी एक जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन हुआ, इंडियन ऑयल फी एनर्जी उस कंपनी का नाम है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में बता दिया जाए तो गीगावाट स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की इस नए कंपनी का, नए घटित कंपनी है जिसमें इंडियन ऑयल और फी एनर्जी का ये जॉइंट वेंचर है इंडिया में। फिलहाल उनकी जो प्रोटोटाइप बैटरीज है उसको लेके हम स्टेशनरी एप्लीकेशंस में और ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस में कई सारे ऑटोमेकर्स के साथ इस न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी का वैलिडेशन कर रहे हैं। ये वैलिडेशन जैसे पूरा हो जाएगा और उनकी सहमति मिलेगी, क्योंकि ऑटोमेकर्स पहले हाँ करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी बैटरी रिक्वायरमेंट्स में ये ठीक बैठना चाहिए। जब वो प्रमाणित कर देंगे तो हम बिल्कुल बड़े से बड़े फैक्ट्री लगाने की पूरी योजना तैयार है हमारी। ईंधन के रूप में एडवांस्ड बैटरीज पर चल रहे अनुसंधान के बारे में बता रहे थे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक R&D वैज्ञानिक डॉक्टर SSV रामकुमार। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाओं के साथ संपन्न होता है विज्ञान भारती का ये अंक। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।